हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ योगेश जैन। और आज इस सेशन के लिए अपन ने रखा है जेईई और नीट 2021 और 22 के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाएंगे। ठीक है, आपको पता है यार कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है। ठीक है, 15 से 20 लाख स्टूडेंट डेली मतलब हर साल जेईई और नीट की तैयारी करने आते हैं और उसमें से केवल 10 से 20 हजार स्टूडेंट ही सिलेक्ट हो पाते हैं। ठीक है, तो आपके पास जब तक स्ट्रैटेजी नहीं होगी, प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी नहीं होगी, आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात है। तो उसी के लिए मैं आपके पास मिलने आया हूँ, ज्ञान की बातें करने आया हूँ, थोड़ी सी बात करेंगे, समझेंगे और उसके हिसाब से अपन प्रिपरेशन को चालू करेंगे। बिना समझे, बिना आप स्ट्रेटेजी बनाए अगर इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर लेंगे। ठीक है, शुरुआत में क्या होता है बेटा, शुरुआत में बच्चा जो होता है ना, 1 महीने तक तो आराम से क्या करता है बेटा, आराम से क्लासेस अटेंड करता है, उसके बाद चलता रहता है। 1 महीने बाद जैसे एग्जाम होता है ना, तो मतलब जैसे मॉक टेस्ट होते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, चाहे आप ऑनलाइन में पढ़ रहे हो चाहे ऑफलाइन में पढ़ रहे हो, दोनों ही केसेस में बात कर रहा हूँ। अगर जैसे मॉक टेस्ट हो गया, प्रैक्टिस टेस्ट हो गया, तो उस केस में क्या होता है कि वो डीमोटिवेट होना चालू होता है। वहां से बात समझ में आ रही है, वहां से डीमोटिवेट होना चालू होता है और फिर क्या होता है, वो धीरे धीरे कंपटीशन वाली लाइन से हटता चला जाता है, उस दूसरी लाइनों में जाने लगता है, दोस्त बनाने लगता है, इधर उधर भागने लगता है। अगर अपने पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होगी तो आप कभी डिस्ट्रैक्ट ही नहीं हो पाओगे इन सब चीज में। अगर आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होगी तो कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मैं लैग कर रहा हूं कहीं पे, जो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई थी उससे मैं पिछड़ता जा रहा हूं। जब आप कभी उस चीज को उठा के देखोगे तो आपको फिर से लगने लगेगा यार अब मैं कैसे इसको मतलब यहां तक कैसे इसको वापस से रिवेल कर पाऊंगा। ठीक है, तो उस चीज के लिए मैं आपको बताने वाला हूं। यहाँ पर थोड़ा सा आप देखेंगे कि किस तरीके से आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनानी है। हो सकता है आप लोगों के लिए अलग तरीके से आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो, तो आप इसमें से कुछ पॉइंट्स चुरा सकते हैं। ठीक है, और अपनी स्ट्रैटेजी खुद डिसाइड कर सकते हैं। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरीके से इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। पहली बात तो बेटा एक होता है हमारा लर्निंग सेशन, जिसको अपन नॉलेज गेनिंग सेशन भी बोल सकते हैं, है ना। लर्निंग सेशन का मतलब क्या है, जैसे आप कोचिंग में जा रहे हो, ठीक है, या फिर आप ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, तो आपको लर्निंग सेशन लेना पड़ेगा। एक गाइडेड सेशन होना चाहिए, उसी के माध्यम से आप चीजें सीख पाओगे। ठीक है, तो ये गाइडेड सेशन जो है ये 3 से 4 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका पर डे, है ना। लर्निंग सेक्शन जो है आपका वो 3 से 4 घंटे से ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए। सेकेंड चीज क्या आती है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है बेटा, सेल्फ स्टडी। सारा का सारा मैटर इसी का ही है बेटा। लर्निंग सेक्शन तो क्या है कि फिक्स है, वो तो जाना ही पड़ेगा, नहीं जाओगे तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी, फिर दिक्कत होने लग जाएगी। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी की बात आती है। सेल्फ स्टडी में कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को मैं बता रहा हूं आपको। सेल्फ स्टडी में एक आता है बेटा नोट्स प्रिपरेशन, यानी कि नोट्स मेकिंग, और दूसरी बात आती है हमारे लिए प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, नोट्स प्रिपरेशन और प्रैक्टिस सेशन, और इन दोनों पे अपन अभी डिस्कशन करने वाले हैं काफी सारा। हमारा पूरा का पूरा मुद्दा सेल्फ स्टडी पे रहेगा, क्योंकि लर्निंग में तो आपको करना ही है, वो तो फिक्स सेशन है, वो तो आपको टीचर पढ़ाएगा, वो आपको अटेंड करना है, वहां से नोट्स प्रिपेयर करना है, वो सब करते हैं। सारा का सारा जिम्मेदार कौन है, सेल्फ स्टडी है। जिस हिसाब से आप सेल्फ स्टडी करोगे उस हिसाब से आपका क्रैक करने में इजी हो जाएगा एग्जाम। ठीक है ना। तो सेल्फ स्टडी की बात करते हैं। नोट्स मेकिंग और प्रैक्टिस सेशन में कितना आपको समय देना है वो आपको सोचने वाली बात है। तो नोट्स मेकिंग में आपको पर डे 2 आवर्स देने हैं बेटा, 2 घंटे आपको डेली नोट्स मेकिंग में देने पड़ेंगे। साथ ही साथ अगर प्रैक्टिस की बात करूं तो 6 से 8 आवर्स आपको पर डे प्रैक्टिस करने के लिए देने पड़ेंगे। अभी अपन बता देंगे कि 6 से 8 आवर्स कैसे डिवोट करने हैं और 2 आवर्स कैसे डिवोट करने हैं, लेकिन मैं यहाँ पे टाइमिंग लिखता जा रहा हूँ। इस टाइम को तो आपको डिवोट करना ही पड़ेगा, इतना त्याग तो आपको अपनी लाइफ में से करना ही पड़ेगा टाइम का। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आता है वो आता है आपका सोने का, और सबसे ज्यादा आप खुश हुए होंगे क्योंकि स्लीपिंग टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा आप ये बोलोगे सर हम सोएंगे कब, ठीक है ना। तो स्लीप आवर्स कितने होने चाहिए, वो पर डे के 6 to 8 आवर्स होने चाहिए बेटा। इससे ज्यादा स्लीपिंग आवर्स होने ही नहीं चाहिए। 6 से 8 घंटे से ज्यादा आपको नहीं सोना है। एवरेजली 7 घंटे निकल के आएगा और एक ही बार में सोना है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि 1 घंटा दिन में सो लिए, 1 घंटा रात में सो लिए, 1 घंटा शाम को सो लिए, ऐसा नहीं करना है। एक ही बार में 6 से 8 घंटे आपको सोना है। ठीक है, तो अगर मैं टोटल यहाँ पे करूंगा कि 3 से 4 घंटे तो आपको क्लास अटेंड करनी है, 2 घंटे आपको नोट्स मेकिंग में देना है, 8 घंटे प्रैक्टिस सेशन में देना है, 8 घंटे सोना है, सर पूरा टाइम तो इसी में चला गया, ऐसा नहीं है। इसके बाद भी आपके पास अच्छा खासा टाइम बचने वाला है। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे बेटा तो 4 घंटे यहाँ पर, 2 घंटे यहाँ पे 6, और 6 और 8 14 आवर्स, 14 और 8 को आप अगर देखोगे तो यहाँ पे 22 आवर्स आते हैं। तो यहाँ पे लगभग 22 आवर्स खत्म हो चुके हैं आपकी लाइफ से।
पर डे के। अभी भी आपके पास 2 घंटे बचे हुए हैं जिसमें आपका स्लीपिंग आवर्स इंक्लूड है। देख रहे हो आप, इस 22 आवर्स में आपका स्लीपिंग आवर्स इंक्लूड है। उसके बाद भी आपकी लाइफ के 2 घंटे बचे हुए हैं जिसमें आप आराम से मस्ती कर सकते हो, आप चाहो तो एक्सरसाइज कर सकते हो, आप चाहो तो गेम खेल सकते हो, कुछ भी आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो इतना टाइम तो आपको डिवोट करना ही पड़ेगा पर डे, तभी जाके ये एग्जाम क्लियर हो पाएंगे, वरना नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ 15 लाख से 20 लाख बच्चे इस एग्जाम को फाइट कर रहे हैं और उसमें से केवल 10,000 से 20,000 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, मतलब 1% का रेशियो है। ये बात समझ में आती है आपको? तो इस चीज को तो मैं फिक्स मान के चल रहा हूँ बेटा, इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो फिक्स्ड है ना, ये तो फिक्स्ड है। 3 से 4 घंटे आपको डिवोट करने ही पड़ेंगे, और ये भी तब है जब आपने किसी कोचिंग को ज्वाइन कर रखा है, आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन। ठीक है, या तो ऑनलाइन आपने ज्वाइन कर रखा है या आपने ऑफलाइन ज्वाइन कर रखा है, तब आपको 4 घंटे डेली के वहां पे डिवोट करके आने। अब बात करते हैं कि सर सेल्फ स्टडी कैसे करेंगे, कैसे नोट्स मेकिंग की बात कर रहे हो आप, कैसे प्रैक्टिस सेशन की बात कर रहे हो। अगर मैं यहाँ पे बात करूं बेटा, नोट्स मेकिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे नोट्स का मॉडिफिकेशन, साथ साथ शॉर्ट नोट्स, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ये आज के लेक्चर में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए शॉर्ट नोट्स। क्या होता है, जब हम लोग काफी सारे सेशंस करते, सारे लेक्चर्स अटेंड करते, तो खूब सारी रद्दी इकट्ठी हो जाएगी आपके पास। अगर आप शॉर्ट नोट्स डेली बेसिस पे नहीं बनाओगे तो ये मान के चल लेना कि आपको एंड में इतनी सारी रद्दी पढ़नी पड़ेगी जिसको देख के आपको बहुत ईर्ष्या होगी और आप देख के मना कर दोगे, भाई अपने बस की बात नहीं है। बात समझ में आ रही? तो शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, और शॉर्ट नोट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं वो अभी मैं इसी सेशन में लेने वाला हूँ, और प्रैक्टिस सेशन में आपको क्या करना है वो भी इसी सेशन में लेने वाला हूँ। तो लर्निंग आवर्स का तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लर्निंग आवर्स तो फिक्स है, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं सेल्फ स्टडी वाले पार्ट की। तो नोट्स मेकिंग और प्रैक्टिस सेशन में आपको क्या करना है वो अभी मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी की बात करते हैं बेटा सीधे सीधे कि कैसे आपको सेल्फ स्टडी करनी है। पर डे आपको 6 to 8 आवर्स और 2 आवर्स नोट्स मेकिंग में कैसे देने हैं वो बात बताता हूँ। सबसे पहली बात मैं बताऊँ आपको शॉर्ट नोट्स की, किस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अगर मैं बात करता हूँ बेटा शॉर्ट नोट्स की, सबसे पहले तो आपने जो भी लेक्चर अटेंड किया है उस दौरान आपने नोट्स बनाए होंगे, बात समझ में आती है? उस दौरान जो नोट्स बनाया उसको सबसे पहले रिवाइज करेंगे, उससे गो थ्रू होंगे पूरा का पूरा। जब पूरा का पूरा नोट्स आप रिवाइज कर चुके होंगे, फिर उसी के बेसिस पे आपको उसी टॉपिक की एनसीईआरटी साथ के साथ पढ़ लेनी है, सेम डे। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ताजा ताजा पढ़ा है, ठीक है, और ताजा ताजा पढ़ने के बाद उसको रिवाइज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, उसकी एनसीईआरटी रीड करने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब एनसीईआरटी रीड कर लोगे और पूरा का पूरा नोट्स रिवाइज कर लोगे, उसके बाद देखो क्या स्ट्रेटेजी बनानी है। आपको एक A4 साइज का पेपर लेना है, ठीक है। A4 साइज के पेपर मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और बहुत ही सस्ते आते हैं, ठीक है ना। मतलब आप जो नोटबुक खरीदते हो नॉर्मल, उससे तो सस्ते ही पड़ते हैं A4 साइज के पेपर। इस A4 साइज के पेपर को आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। 3 पार्ट्स में कर सकते हैं, या तो फोल्ड करके कर लो या फिर लाइन खींच के कर लो। 3 पार्ट में इसको डिवाइड करना है और उस पर लिख देना है बेटा Day 1, Day 2, Day 3। जिस तरह से आपने फ्रंट पेज पे Day 1, Day 2, Day 3 लिखा है, पीछे वाले पेज पे क्या लिख सकते हो, Day 4, Day 5, Day 6। कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने में बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। आपके 6 दिन आ गए बेटा यहाँ पे, Day 1, Day 2, Day 3, Day 4, Day 5, Day 6। मतलब 6 दिन के लेक्चर को आपने एक पेपर पे लिखना है। अब लिखना कैसे है वो भी सुन लो। पॉइंट्स बना के लिखना है 1, 2 और बहुत छोटी राइटिंग में लिखना है, ठीक है। बस इतनी राइटिंग होनी चाहिए कि आपको विजिबल हो जाए। बहुत छोटी राइटिंग में लिखना है, जगह हमारे पास बहुत कम है और हमें कम से कम 8 से 10 पॉइंट बनाने हैं इसके अंदर। कितने पॉइंट बनाना है? 8 से 10 पॉइंट बनाने हैं। पहला पॉइंट, आप पूरे लेक्चर को पढ़ चुके हो, आपको जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं 4 से 5 पॉइंट्स में वो सारे के सारे पॉइंट्स कवर हो जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको नोट्स तो डेली बेसिस पे रिवाइज करने ही है। शॉर्ट नोट्स तो किस लिए बेटा, जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है जो आप भूल सकते हो, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको लगती है, वो शॉर्ट नोट्स में आपको लिखनी है। ऐसा नहीं पूरा का पूरा लेक्चर ही उतार दिया, लेक्चर नहीं उतारना है, उसमें से काम काम की बातें निकालनी है, ठीक है। जो भी आपको लगता है कि मैं भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी, या फिर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा दिया, नोट्स करके कुछ लिखा दिया, तो उस पॉइंट को आप नोट डाउन कर सकते हो। या फिर आप मान लो कोई क्वेश्चन क्लास में करवाया किसी भी टीचर ने, और अगर आपसे वो सॉल्व नहीं हुआ था एक बार में, आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन हार्ड पड़ सकता है, मुझे एक बार देखने की जरूरत है, तो आप उसको यहाँ पे उतार सकते हो। कैसे उतार सकते हो? जैसे मान लो आपके फिजिक्स में पुली सिस्टम वाले सवाल होते हैं, तो आप इस तरह से पुली बना लो, उसमें जो कंसेप्ट बनाया उसके बारे में आप यहाँ पे थोड़ा बहुत लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप पूरे पॉइंट्स लिख सकते हो। 5-6 पॉइंट्स लिखने के बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट जो लिखने हैं, जैसे 6-7 पॉइंट्स की बात मैं करूं, तो आपने जो एनसीईआरटी पढ़ी है, एनसीईआरटी में भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलने वाले हैं, तो उस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको 6-7 पॉइंट में लिख देना है।
8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। जरूरी नहीं है कि इसी पेज पे मजा है, थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा भी यूज कर सकते हो, वो कभी कभी, हमेशा नहीं। जैसे डे 1 में थोड़ा सा लगता है आपको, शुरुआत में आपको दिक्कत आएगी, फिर बाद में आपको शॉर्ट नोट्स बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। थोड़ा स्पेस आप हमेशा छोड़ोगे उस पेपर पे, डे 1 हो चाहे डे 2 हो चाहे डे 3 हो, उस पेपर पे आपको थोड़ा स्पेस छोड़ के चलना है। वो स्पेस इसलिए छोड़ के चलना है, जिस भी दिन आपका पेपर होगा और उस पेपर में अगर उस दिन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है और वो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाया है, या फिर आपसे बन भी गया और आपको लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छी क्वालिटी का था, इंपॉर्टेंट था, तो उस क्वेश्चन को वहीं के वहीं पे आप नोट डाउन कर सकते हो। सेल्फ नोट्स आपने, शॉर्ट नोट्स आपने खुद ने बनाए हैं, इसलिए आपको सारा का सारा ब्रेन में स्टोर हो चुका है कि कहाँ पे मैंने क्या चीज लिखी हुई थी, ठीक है ना। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जब अपन लेक्चर अटेंड करते हैं उस दौरान जो नोट्स बनाते हैं, जब वो चीजें ब्रेन में जाती है तो उसमें दिक्कत आती है थोड़ी सी, है ना। उसके बाद अपन दोबारा से उस नोट्स को थोरोली रिवाइज कर लेते हैं तो वो ब्रेन में स्टोर हो जाती है। उसी तरीके से शॉर्ट नोट्स लिखोगे तो आपके ब्रेन में और ज्यादा उस बातों को आप स्टोर कर पाओगे। इसी तरह से डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 का आप बना लोगे, तो ये आपका वीक 1 का शॉर्ट नोट्स बन गया। पहले वीक का आपका शॉर्ट नोट्स बन गया। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि संडे को आपकी कोई क्लास नहीं होती, क्योंकि संडे को टीचर को भी थोड़ा सा रिलैक्स करना पड़ता है। वीक 1 का बन गया। इसी तरह से वीक 2 का भी बन सकता है, वीक 3 का भी बन सकता है, वीक 4 का भी बन सकता है। जब 4 वीक का आपका कंप्लीटली बन जाए, उसके बाद वापस से एक A4 साइज का पेपर लेना है और अब की बार मंथ फर्स्ट लिखना है, ठीक है। सोचने में ऐसा लग रहा होगा आपको, हंसी आ रही होगी, यार कैसे ये सब पॉसिबल है, लेकिन ये सब पॉसिबल हो पाएगा जब आप करने की कोशिश करोगे, है ना। इसी को बोलते हैं कि चीजों को मतलब सिस्टमेटिक तरीके से जमाना। आप जब सिस्टमेटिक तरीके से चीजों को रखोगे तो वो चीज पढ़ने में भी मजा आएगा। जब आपको पता है कि यार कुछ चीज मुझे करनी है तो फिर करनी है, वो वाली बात है। जैसे यहाँ पर अब आपने 4 वीक का बना लिया, मंथ फर्स्ट की बात कर रहा हूं तो वीक फर्स्ट में 6 डे के लेक्चर आपके पास है। अब इन 6 डे को आपको इस A4 साइज के 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो वीक फर्स्ट के आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं 1 2 3 4 करके आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं वीक फर्स्ट के। फिर अगर मैं वीक सेकंड की बात करूं तो सिमिलरली वीक सेकंड में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है ना। वीक सेकंड का पूरा आपके पास कच्चा चिट्ठा होगा 6 दिन का। उस 6 दिन में से आपको एक इतने से ब्लॉक में सारी बात लिखनी है, वहां से काट छाट करके आपको लाना है। वहां से भी कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपको लगता होगा कि यार इतना तो मैं अब याद रख सकता हूँ या रख सकती हूँ, लेकिन अब इसके बाद ये चीज मैं भूल रहा हूँ बार बार, तो उस चीज को आप वीक सेकंड वाले पार्ट में लिख लो। अब आपको ये पेपर फेंकने नहीं है, पहले वाले पेपर कुछ भी फेंकने नहीं है, ठीक है ना। ये मंथ फर्स्ट का हो गया। सिमिलरली मंथ सेकंड, मंथ थर्ड, मंथ फोर्थ, इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपके शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे और जब एंड ऑफ द डे आप जा रहे होंगे तो आपके पास 3 या 4 पेज में पूरी की पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, पूरी मैथ्स, अगर बायो के हो तो पूरी बायो आ सकती है ना। इम्पॉसिबल नहीं है ना, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है 4 पेज की जगह 8 पेज भी लग जाए, आपको अपने हिसाब से सोचना है वो सब चीज, ठीक है। मैं आपको एक स्ट्रैटेजी दे रहा हूं कि किस हिसाब से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं। ये तो हुई शॉर्ट नोट्स की बात, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए तो फिर वो बंडल के बंडल आपको पढ़ने पड़ेंगे बार बार। बात समझ में आती है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये तो शॉर्ट नोट्स की बात हो गई। अब बात आती है कि हमें कॉपी कितनी बनानी है, ठीक है ना। हमें कॉपी कितनी बनानी है। आपको बेटा हर सब्जेक्ट की 2 कॉपी बनानी है। हर सब्जेक्ट की 2 कॉपी बनानी है। फिजिक्स है, फिजिक्स की 2 कॉपी बनानी है। मैथ्स है, मैथ्स की 2 कॉपी बनानी है। बायो की 2 कॉपी बनानी है। 2 कॉपी का मतलब क्या है कि एक कॉपी तो कौन सी होगी बेटा जिसमें नोट्स आएंगे, एक कॉपी तो कौन सी होगी जिसमें नोट्स आएंगे, और दूसरी कॉपी कौन सी होगी जिसमें आपको जो भी मॉड्यूल दिया जा रहा है, जो भी शीट्स दी जा रही है, या फिर जो भी बुक आप फॉलो करते हो, उसके जो क्वेश्चन आप लोग करते हो, वो क्वेश्चंस, वो शीट, वो मॉड्यूल, शीट लिख लो, चाहे मॉड्यूल लिख लो, चाहे बुक लिख लो, ठीक है। सब में क्या है बेटा, क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चंस को जो आप सॉल्व कर रहे हो वो सिस्टमेटिक तरीके से उस कॉपी के अंदर होने चाहिए। अब उसमें भी आप सुनो, ये प्रैक्टिस सेशन वाली बात आ गई है, ठीक है। जो 6 to 8 आवर्स आपको डिवोट करने हैं वो वाली बात आ गई है। शीट, मॉड्यूल, बुक की बात कर रहा हूँ। नोट्स की बात तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ बेटा कि नोट्स में कैसे आपको 2 घंटे लगा के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। थोरली आपको नोट्स को रिवाइज करना है। बात आ रही है अब प्रैक्टिस सेशन की, जिसमें आपको शीट, मॉड्यूल या बुक क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है बेसिकली, और उस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको एक कॉपी बनानी है, और उस कॉपी के हर पेज नंबर पे, हर पेज पे पेज नंबर होना चाहिए 1 2 3 4 5 6, और उस पेज नंबर को कहाँ पे लिखना है, जैसे जो भी शीट आप फॉलो कर रहे हो, जो भी बुक फॉलो कर रहे हो, आप ये मान के चलो आपने खुद ने खरीदी, आपने उस पे पैसे दिए, आपने पैसे खर्च किए, तो आपकी बुक है। आप ये मत सोचो कि मैं इसको बेच दूंगा वापस से। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इस तरीके से दिया होगा।
हर क्वेश्चन पे जहां पे आपने कॉपी के अंदर पेज नंबर डाला है, हर क्वेश्चन पे पेज नंबर लिखो। मान लो आपने पेज नंबर 1 पे क्वेश्चन नंबर सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपने पेज नंबर 1 पे सॉल्व किया है। इससे क्या होगा बेटा, एक सिस्टमेटिक तरीके से आपकी बुक शीट या मॉड्यूल में आपके क्वेश्चन नंबर पे पेज नंबर डाला होगा। जब भी आपको रिवाइज करना होगा कोई भी क्वेश्चन, तो आप सीधे सीधे क्या करोगे, उस क्वेश्चन नंबर पे जाओगे, आपको दिखेगा वहां पे कि कौन से पेज नंबर पे वो क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो रहा है, तो आप सीधे सीधे उस कॉपी में जाके उस पेज नंबर पे जाके आपको देखने को मिल जाएगा। तो इजीली आप उसको क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप उस क्वेश्चन को ढूंढते रह जाओगे, यार मैंने सॉल्व कहां पे किया था। और मैं तो कह रहा हूं कि रफ वर्क भी वहीं पे करना है, ठीक है ना, कोई रफ कॉपी आपको अलग से नहीं बनानी, रफ वर्क भी वहीं पे करना है, ताकि आपको पता रहे कि गलती क्या करी थी। और गलती करके आदमी सीखता है, आपको पता है, गलती करके आदमी सीखता है। गलती क्या करी थी अगर आपको ये पता चल जाएगा तो शायद दोबारा गलती नहीं होगी, ठीक है। तो आप जहां पर भी क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है वहां पे पेज नंबर डालोगे, तो जब भी आप एग्जाम देने जा रहे होंगे, वो मॉक टेस्ट देने जा रहे होंगे, प्रैक्टिस टेस्ट देने जा रहे होंगे, किसी भी कोचिंग, किसी भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग का, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो बेटा, उस केस में आप इजीली इस जगह पर जाके सीधे सीधे पेज नंबर देख के आप उसको रिवाइज कर सकते हो। और इस तरीके से करने से आपका मन भी लगा रहेगा। एक सिस्टमेटिक तरीके से किसी चीज को करना, और एक कहीं पे भी कोई चीज पड़ी हुई है, मिली नहीं, ढूंढ रहे हो, थोड़ी देर बाद पता चला बोर हो गए, यार अब छोड़ो, कौन ढूंढेगा उसको। और एक अपने को पता है कि यार मैंने वहां रखा था, मैं हमेशा वो चीज वहीं रखता हूं, ठीक है, तो आपको पता है कि मुझे वहीं पे जाके ढूंढना है, तो आप इजीली ढूंढ लोगे, आप इरिटेट नहीं होगे उस समय। बात समझ में आ रही? तो अगर आप प्रैक्टिस सेशन को इस तरीके से करते हो तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। अब जो 6 to 8 आवर्स की बात करी थी मैंने कि 6 to 8 आवर्स कैसे डिवोट करने हैं, मैं दोनों केसेस बता रहा हूं। अगर आप 6 आवर्स डिवोट करते हो, बेसिकली नीट स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलता हूं कि 6 आवर्स डिवोट करने चाहिए, और जेई वाले स्टूडेंट्स को कम से कम 8 आवर्स डिवोट करने चाहिए। अब इस 6 आवर्स को आपको कैसे डिवोट करना है बेटा, आपको इस 6 आवर्स को 2 पार्ट में डिवोट करना है, 3 घंटे और 3 घंटे, ठीक है। हमेशा हमें प्रैक्टिस किस हिसाब से करनी है, हमें हमारे एग्जाम के हिसाब से करनी है। 3 घंटे का एग्जाम होता है तो हमें 2 पार्ट में हमने 6 घंटे को डिवाइड किया, 3 घंटे 3 घंटे, जिससे हमारी 3 घंटे प्रैक्टिस करने की आदत बन जाए, ठीक है। और 8 आवर्स हो जाए तो 8 आवर्स को हमें किस तरह से डिवोट करना है, एक सेशन तो हमें 3 घंटे का देना ही है, बाकी ये 2 सेशन हम 2.5 आवर्स के रख सकते हैं। चाहो तो आप 2 सेशन 3 घंटे के और 1 सेशन 2 घंटे के रख सकते हो। साथ ही साथ आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट या वीक सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, आपके लिए सारे सब्जेक्ट बराबर है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं और सभी सब्जेक्ट का कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो आप 3 घंटे 3 घंटे के सेशन रख सकते हो, या 3 घंटे 2.5 घंटे के सेशन रख सकते हो, और आप इसको 3 सब्जेक्ट में डिवोट कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ 2 सेशन दिए हैं, तो एक दिन फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ ली, एक दिन बायो और फिजिक्स पढ़ ली, क्योंकि फिजिक्स वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है नीट वाले एस्पिरेंट्स के लिए। तो केमिस्ट्री को आप एक दिन दे सकते हो और बायो को एक दिन दे सकते हो, लेकिन फिजिक्स को 2 दिन देना जरूरी है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं जेई के केस में, तो जेई के केस में आप क्या कर सकते हो बेटा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों को टाइम दे सकते हो। एक ही दिन में फिजिक्स, एक दिन में केमिस्ट्री, एक दिन में मैथ्स। केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं, तो एक दिन में आपने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़ लिया, तो दूसरे दिन फिजिकल पढ़ लिया या ऑर्गेनिक पढ़ लिया। इस तरीके से आप डिवोट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बात करूं सबसे ज्यादा टाइम आपको किस में देना चाहिए, अगर जेई की बात करें तो मैथ्स में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, फिर फिजिक्स में दे देते हैं, फिर केमिस्ट्री में दे देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं नीट एस्पिरेंट्स की बात करूं, ये नीट वालों के लिए बताया मैंने और ये जेई वालों के लिए बताया। अगर मैं नीट एस्पिरेंट्स की बात करूं तो आप एक दिन तो कौन सा सेशन दोगे बेटा, फिजिक्स का दोगे और बायो का दोगे फर्स्ट डे, और सेकंड डे आपका किसका होगा, फिजिक्स का होगा अगेन, और दूसरा किसका होगा, केमिस्ट्री का। बात समझ में आ रही है? इसी केमिस्ट्री में आपको सब पढ़ना है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल। आप उसको 1 हार भी दे सकते हो, 1 घंटा भी देख सकते हो, ठीक है। और आप चाहो तो वीक में जैसे 3 दिन डिसाइड होते हैं, तो एक दिन पूरे वीक में ऑर्गेनिक पढ़ ली, एक दिन इनऑर्गेनिक पढ़ ली, एक दिन फिजिकल पढ़ ली। बिल्कुल स्ट्रैटेजी के साथ चलोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। स्ट्रैटेजी जहां आपने छोड़ी वहीं पे दिक्कत आना चालू हो जाएगी। डेली बेसिस पे आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, क्योंकि जिस दिन आपने स्किप किया वो वाला डे का कॉलम खाली हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और अगर वो डे का कॉलम खाली हो गया तो आपका वीक वाला कॉलम भी खाली हो जाएगा और मंथ वाला कॉलम भी खाली हो जाएगा, पूरा गड़बड़ हो जाएगी। अगर आप स्ट्रैटेजी फॉलो करते हुए चलते हो तो कभी दिक्कत आने वाली नहीं है। बात समझ में आती है? सिमिलरली प्रैक्टिस सेशन में जो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन के ऊपर पेज नंबर डालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इससे आपको बहुत आसानी होगी रिवाइज करते वक्त, ठीक है। तो ये 2 बातें थी बेटा, एक तो नोट्स मेकिंग और एक आपका शीट मॉड्यूल यानी कि प्रैक्टिस वाला सेशन की बात करी थी मैंने, तो किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। बस आप इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए चलो तो आपका जेईई और नीट ज्यादा दूर नहीं है, वो आराम से क्रैक हो सकता है। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, जो पेपर होते हैं हमारे मॉक टेस्ट होते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पेपर देके आते हैं, फिर जब नंबर आते हैं उसका वेट करते हैं, कोई बच्चा एनालाइज करने की कोशिश नहीं करता, घर आके दोबारा पेपर को ट्राई नहीं करता। वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पेपर एनालाइजेशन।
अगर आपने ध्यान से मेरा सेशन सुना हो तो मैंने शॉर्ट नोट्स में एक कॉलम डाला था जिसमें मैंने बोला था डे 1, डे 2, डे 3, उसके नीचे मैंने थोड़ा सा स्पेस छुड़वाया था और मैंने बोला था अगर पेपर में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है आपको तो आपको वहां पे नोट डाउन करना है, और वो आप तभी नोट डाउन कर पाओगे जब आप पेपर को एनालाइज कर रहे हो। तभी आपको पता चल पाएगा कि मैं कौन से पोर्शन में वीक हूं और कौन से पोर्शन मेरा स्ट्रांग है। अगर आपने उस पेपर को एनालाइज ही नहीं किया कि मेरी गलती क्या थी, ये सिली मिस्टेक की वजह से गलती हुआ है या फिर मुझे कंसेप्ट आता ही नहीं था, लेकिन मुझे कंसेप्ट तो आता था लेकिन मैंने जल्दबाजी में गोला गलत भर दिया, मतलब OMR में गलत भर दिया, किस कारण से मेरी गलती हुई है वो चीज आपको पकड़नी पड़ेगी। ठीक है, जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में कौन सी गलती हुई है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वापस से नोट्स पे जाओ या फिर वो वाला लेक्चर देखो जिसपे कॉन्सेप्ट वीक हो रहा है आपका। ठीक है, और अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक है, सिली मिस्टेक है तो दोबारा ना करें, उस चीज की प्रैक्टिस करो। अगर आपका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बहुत कमजोर है, जैसे मान लो आप 3/2 डिवाइड नहीं कर पा रहे, तो उस चीज पे प्रैक्टिस करो। बात समझ में आ रही है? तो आपको पेपर को एनालाइज करना है। पेपर एनालाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने पेपर को एनालाइज करना सीख लिया तो आपको ये पता चल जाएगा कि मैं वीक का हूं, मैं स्ट्रॉन्ग का हूं। साथ ही साथ जैसे नीट के पेपर में 180 क्वेश्चन आते हैं तो हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है, ये बात बिल्कुल गलत है। 180 क्वेश्चन के लिए आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट नहीं दिया जा रहा। फिजिक्स का क्वेश्चन कभी भी 1 मिनट में सॉल्व होने वाला नहीं है। बायो का जो पोर्शन है 90 क्वेश्चन आते हैं, 90 क्वेश्चन को आप बहुत कम टाइम में कर सकते हो। फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है। ठीक है, इस तरीके से आपको डिजाइन करना है। 90 क्वेश्चन जो बायो के आ रहे हैं, 90 क्वेश्चन जो बायो के आ रहे हैं, आपको इसको 45 मिनट मैक्सिमम में खत्म कर लेना है। ठीक है, आपके पास 3 घंटे हैं टोटल। 45 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री में आते हैं, 45 क्वेश्चन आपके फिजिक्स में आते हैं। ठीक है, तो 45 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री, ये तो बायो की बात हो गई, ये केमिस्ट्री की बात हो गई, फिजिक्स की बात हो गई। तो अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, 45 क्वेश्चन करने के लिए आपको मैक्स टू मैक्स 30 से 35 मिनट्स लगने चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो भी टाइम बचा आपको फिजिक्स में देना है, आप निकाल के देख सकते हो यहाँ पे। जो भी टाइम बचा फिजिक्स में दोगे तो आपको आराम से एक क्वेश्चन के लिए 1.5 से 2 मिनट मिलेंगे। और फिजिक्स में भी ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का आता हो, कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी आते हैं तो उसमें भी आप टाइम बचा सकते हो। लेकिन बायो और केमिस्ट्री में मैक्सिमम क्वेश्चन थ्योरेटिकल टाइप के आते हैं, तो आप 45 से उसमें दोगे 90 क्वेश्चंस के लिए, और 35 मिनट्स आप केमिस्ट्री में दोगे। सारा का सारा टाइम आपको फिजिक्स में डिवोट करना है। तो अगर आप इस तरह की स्ट्रेटेजी फॉलो करके चल रहे हो तो आप इजीली जेईई और नीट का एग्जाम क्रैक कर सकते हो। अदरवाइज कॉम्पिटिशन बहुत हार्ड है, इतना इजीली क्रैक नहीं होगा। और मतलब 10 से 20 हजार बच्चे कर रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ एनालाइजेशन करके चल रहे होंगे, एक स्ट्रेटेजी फॉलो करके चल रहे होंगे, तभी जाके वो इस चीज को क्रैक कर पा रहे हैं। बाकी की भीड़ क्रैक नहीं कर पा रही। तो होप आपके लिए सेशन अच्छा रहा होगा। आप बिल्कुल इस चीज को फॉलो करोगे। इसमें मैंने स्लीपिंग आवर्स भी इंक्लूड किए हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल है। मैंने आपको एक एक चीज बताई है किस चीज में आपको टाइम कितना डिवोट करना है। थैंक यू सो मच।